हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम 12th इंग्लिश मीडियम का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि पहले चैप्टर से अपन स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है बात। तो आज से अपनी जो पढ़ाई है जो रुकी हुई थी, ठीक है, उसको अपन स्टार्ट कर रहे हैं और अपन कोशिश करेंगे कि ये धक्का स्टार्ट नहीं हो, रेगुलर स्टार्ट रहे। ठीक है, तो आज से अपन पढ़ने वाले हैं। आप लोगों को क्या करना है कि पहले वीडियो लेक्चर को देखना है, उसके बाद में उसके नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस वीडियो को समझ के वो जो नोट्स हैं, है ना, उनको अपनी फेयर कॉपी के अंदर लिख लेना है। क्लियर है ना बात। अगर किसी टाइप का डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझे बोल सकते हो कि सर ये डाउट आ रहा है, आप इसे वापस बताइए, तो मैं इस चीज़ को वापस से सॉल्व कर दूंगा। ठीक है ना बात। चलो स्टार्ट करते हैं हम। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? तो सबसे पहले तो अपन जानते हैं कि फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेज हैं जो कि अपन ने 11th क्लास के अंदर पढ़ी थी। जो फिजिक्स के अंदर बहुत सारी ब्रांचेज हैं, तो इन ब्रांचों के अंदर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी ब्रांच है। तो उन ब्रांचों में ही एक ब्रांच है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती क्या है, ये अपन देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो अपने को पता चल रहा है कि ये दो वर्ड से मिलके बना है, इलेक्ट्रो और ये दूसरा है स्टैटिक्स। ठीक है। अब इलेक्ट्रो से तो अपने को थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन, या फिर इसको मैं सीधा बोल देता हूं कि ये तो क्या है, चार्ज है। ठीक है। और ये है स्टैटिक्स, यानी कि चार्ज इन स्टैटिक कंडीशन। चार्ज इन स्टैटिक कंडीशन यानी कि अपन क्या बोल सकते हैं कि ये एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर अपन क्या करेंगे, चार्ज इन स्टैटिक कंडीशन को हम स्टडी करेंगे। ठीक है ना बात। इससे रिगार्डिंग जितनी भी अपने पास में क्यूरीज हैं वो अपन स्टडी करेंगे, यानी कि स्टैटिक जो स्टैटिक चार्ज है उसके बारे में अपन स्टडी करने वाले हैं। क्लियर बात। अब बात आती है अपने पास में स्टैटिक चार्ज, यानी कि अपन बोल सकते हैं कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट स्टैटिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर बात। तो अब बात आती है अपने पास में, ये तो अपने पास में डेफिनेशन होती है क्लियर। तो सबसे पहले बात आती है अपने पास में कि ये चार्ज क्या है भाई, यानी कि ये जो चार्ज आया अपन ने देखा कि ये पढ़ा तो दिया कि स्टैटिक कंडीशन तो अपन समझते हैं कि चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, तो स्टैटिक कंडीशन में। क्लियर। अब लेकिन चार्ज है क्या, है ना, चार्ज क्या चीज़ है ऐसी कि मैं क्या उसको मतलब स्टैटिक कंडीशन के अंदर है, तो चार्ज है क्या, ये कोई बॉडी है कि नहीं, या फिर क्या चीज़ है। तो अब इसकी बात अपन कर रहे हैं कि चार्ज कोई मटेरियल नहीं है। चार्ज कोई मटेरियल नहीं है जिसकी शेप जो अपने माइंड के अंदर बन जाए, ऐसा कुछ नहीं है। चार्ज क्या है, एक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। इट्स ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है जिससे ये क्या कर सकती है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी कि चार्ज क्या है अपने पास में, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है जिससे ये क्या करती है कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करता है। अब इलेक्ट्रिक इफेक्ट और यानी कि क्या हुआ वापस बताते हैं, यानी कि कोई भी बॉडी है ना, कोई मान लेते हैं अपने पास में ये है, अपने पास में बॉडी है, इसकी ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करे। तो ऐसी प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज है, यानी कि गुण है इसका ये। ठीक है, यानी किसी भी बॉडी का ये गुण है। तो सिंपल सी बात है कि कोई गुण है या फिर प्रॉपर्टी है तो उसकी शेप तो बनेगी नहीं अपने माइंड में। तो कैसी प्रॉपर्टी हो रही है, चार्ज जो कैसी प्रॉपर्टी है जिससे ये क्या करे, इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करती है। इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करे, तो यही जो चीज़ है वो क्या है, चार्ज है। ठीक है।
थोड़ा सा एक दो एग्जांपल अपन देख भी सकते हैं। चार्ज अपन ने पढ़ा भी है थोड़ा बहुत। तो चार्ज के बारे में अपन ने देखा है कि हम क्या करते हैं कि कई बार जो गर्मियों के दिनों में अगर अपन क्या करते हैं कि कंघा यूज करते हैं, तो अपन ने देखा कि जैसे ही अपन कंघा यूज करते हैं तो कंघा जस्ट यूज करने के बाद में अगर उस कंघे को मैं जो डस्ट पार्टिकल्स के पास में लेके जाता हूँ, तो डस्ट पार्टिकल जो हैं वो क्या होते हैं उस कंघे की ओर क्या करते हैं अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। या फिर अपन क्लासरूम में करते रहते हैं कई बार बदमाशी, तो भी अपने देखा कि अपन ऐसा करते रहते हैं। ऐसे मान लिया कि स्केल को अपन करते हैं और छोटे छोटे क्या होते हैं जो से कागज़ के जो टुकड़े हैं उनके पास में अपन उस स्केल को लेके जाते हैं, तो क्या होते हैं अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। तो ये भी क्या है कि चार्ज की मतलब इसी को शो करता है ये चीज़ भी, यानी कि उसके ऊपर एक ऐसी प्रॉपर्टी आ रही है जिससे वो क्या कर रही है चीज़ों को अट्रैक्ट कर रही है, और वही चीज़ क्या है अपने पास में चार्ज है। अरे करते हैं ना ऐसा, अपन करते हैं कई लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, सर देखो जादू दिखाता हूँ। ज़्यादा तो बड़े बच्चे तो होंगे नहीं, बेवकूफ़ बनेंगे नहीं, छोटे बच्चों को अपन ऐसा करते हैं कि देख जादू दिखा देता हूँ। क्लियर है, एक ये है। तो अब ये सारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है चार्ज की। अब सबसे पहले बात आती है अपने पास में इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि चलो बात लिया कि सर चार्ज क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है जो बॉडी के ऊपर आ जाती है, ठीक है कि नहीं। अब इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब यानी कि कौन से इफेक्ट को शो करती है, ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करती है और मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करती है मतलब सर इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन सा होता है, अभी जो अपन ने कंघे वाला यूज किया एग्जाम्पल, वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। या फिर अपने को इलेक्ट्रिसिटी दिखी नहीं इसके अंदर, तो दूसरा एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं इसमें। तो दूसरा एग्जाम्पल है इसका कि अपन ने देखा होगा कि अगर पॉलिस्टर के कपड़े यूज़ करते हैं अपन, या फिर कोई ब्लैंकेट है वो यूज़ करते हैं अगर जो विंटर्स में, तो विंटर्स के अंदर ब्लैंकेट यूज़ करते हैं, तो अपन उसको जैसे ही ओढ़ते हैं तो अपन उसको हाथ लगाते हैं ऐसे, तो क्या होती है बिजली सी चमकती है उसके अंदर, ठीक है कि नहीं। तो यानी कि बिजली सी चमक रही है, वो किसके कारण हो रहा है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है किसका, चार्ज का। यानी कि वो किसको शो कर रहा है, चार्ज के इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करता है, ठीक है ना बात। तो ये बात आती है अपने पास में इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। अब ऐसे ही बात कर रहे हैं अपन मैग्नेटिक इफेक्ट की। तो मैग्नेटिक इफेक्ट तो वैसे तो अपन ने देखा नहीं है, लेकिन 10th क्लास के अंदर जरूर अपन ने देखा है। तो 10th क्लास के अंदर अपन ने देखा था ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट में, एक एक्सपेरिमेंट लिया था, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या किया था, एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या किया था कि एक सर्किट बनाया, ठीक है। अब सर्किट के सराउंड उसके आसपास क्या किया, एक मैग्नेट रख दी थी अपन ने, ठीक है। ये मैग्नेट रखी नॉर्थ और ये साउथ। अब मैग्नेट जब रखा था इसके पास में, तो क्या हो रहा था, जैसे ही ये बटन ऑन करते हैं तो ये अपनी जगह से क्या हो रहा था, डिफ्लेक्ट हो रहा था, अपनी जगह से क्या हो गया था, डाइवर्ट हो गया था। और हम जानते हैं कि जो मैग्नेट है वो दो चीज़ों से ही डाइवर्ट हो सकता है, यानी कि कोई भी मैग्नेट है वो अपनी जगह से दो ही कारणों से हिल सकता है। तो पहला रीज़न तो है अपने पास में, अगर मैं कोई दूसरी मैग्नेट उसके पास में लेके चला जाऊं तो वो क्या हो जाएगा, अपनी जगह से डाइवर्ट हो जाएगा, या तो रिपेल करेगा या फिर अट्रैक्ट करेगा। या फिर मैं क्या करता हूँ कि कोई आयरन सब्सटेंस लेके जाऊँ, लोहे का कोई पार्टिकल लेके चला जाऊँ, तो क्या होगा, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएगा, लेकिन अपनी जगह से अपनी पोजीशन को छोड़ देगा। मतलब इसके अंदर क्या हो रहा है, अपनी ना तो मैं क्या कर रहा हूँ कोई आयरन सब्सटेंस लेके जा रहा हूँ, ना ही मैंने क्या किया कोई जो मैग्नेट लेके गया। और इवन जब अपने पास में जो सर्किट ऑफ था, यानी कि जब मैंने कुंजी को जो ये जो अपने पास में की है उसको ऑफ रखा था, उस कंडीशन के अंदर उसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं था, ठीक है। और ये अपन ने जो वायर लिया है वो भी आयरन का नहीं लिया है, और ये जो वायर अपन ने लिया है वो भी अपन ने लिया है किसका, तांबे का लिया है, कॉपर का अपन ने इसको लिया है। तो जैसे ही ऑन किया, तो जैसे ही ऑन करते हैं तो ये डिफ्लेक्ट होने लग जाता है। इसका मतलब क्या हो, यानी कि ये अपनी जगह से डिफ्लेक्ट हो रहा है, ना अपन कोई मैग्नेट लेके जा रहे हैं इसके पास में, ना ही अपन क्या कर रहे हैं कोई आयरन सब्सटेंस लेके जा रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ ना कि मतलब इसके जैसे करंट फ्लो होता है, यानी कि करंट फ्लो होता है मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है। जब चार्ज फ्लो होता है तो इसके सराउंड, वायर के सराउंड कुछ ऐसी चीज़, अदृश्य शक्ति है ना, जनरेट हो जाती है ना, एक पावर जनरेट होती है इसके सराउंड, वायर के सराउंड, जो कि क्या करती है, इसको डाइवर्ट करने का काम करती है, यानी कि और उसको अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि वायर के सराउंड क्या होती है अपने पास में,
ये जो डाइवर्ट हो रहा है, यानी कि वायर के सराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है जिसके कारण ये डाइवर्ट होता है। यानी कि क्या हुआ, कहने का मतलब क्या हुआ कि चार्ज की वजह से मैग्नेट डाइवर्ट होती है और इसे ही अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर बात। तो ये चीज़ अपने को समझ में आती है। तो ये अपन ने देख लिया इतना। अब बात कर रहे हैं अपन चार्ज की कॉज क्या है सर इसका। कॉज क्या है, यानी कि इसका रीज़न क्या है सर कि कोई सी बॉडी के ऊपर ये चार्ज आता है तो क्यों आता है, किस वजह से आता है ये चार्ज, ये अपन देखने वाले हैं। ठीक है, इसका जो आंसर दिया था वो अपन बोर एक्सपेरिमेंट से, बोर मॉडल से थोड़ा सा समझ सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं उससे समझने की। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, तो हमने माना, अपन जानते हैं कि जो भी पार्टिकल है, जितने भी पार्टिकल है अपने, है ना, जो भी वो एटम से मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग पार्टिकल्स मैंने अलग अलग, ये मान लिया कि ये ए एटम है और ये बी एटम। क्लियर इन बात। और हम जानते हैं कि एटम्स के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो किस में रहते हैं, न्यूक्लियस में। यहाँ पे भी इसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो किस में होंगे, न्यूक्लियस में। जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ऑर्बिट्स के अंदर चक्कर काटते रहते हैं, ऑर्बिट्स के अंदर मूव करते रहेंगे। ऐसा ही इसके अंदर भी होगा, सभी पार्टिकल्स में ऐसा ही होता है। तो ये अपन ने देखा। क्लियर है ना बात। अब ये अपन ने देख लिया, ये चीज़ तो क्लियर है। अब क्या हुआ, यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं कि प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स और अलग अलग मटेरियल के अगर एटम्स हैं तो इनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो भी अलग अलग होगा। तो मान लिया कि ये ए है, अलग मटेरियल का है, ये बी है, वो भी अलग मटेरियल का है, ये दोनों एक मटेरियल के नहीं है ना, यानी कि दोनों ना तो लोहे के हैं ना ही दोनों अलग अलग है। ये लोहे का है तो ये मान लीजिए ये कॉपर का है। तो इसके अंदर मान लेता हूँ कि मैं मान लिया अपने पास में, इसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो तो कितने हैं, 10 प्रोटॉन ले लिए अपन ने, 10 न्यूट्रॉन ले लिए और 10 ही इलेक्ट्रॉन्स लेंगे। ठीक है, ज़्यादातर कंडीशन में ऐसा ही होता है, न्यूट्रल कंडीशन ही रहती है ज़्यादातर पार्टिकल्स की। ऐसा क्यों, क्योंकि थॉमसन मॉडल ने बताया था ऐसा कि ज़्यादातर पार्टिकल्स के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। और प्रोटॉन्स जो है, प्रोटॉन्स को अपन पॉजिटिव बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन्स के ऊपर। ऐसे ही इसके अंदर मैं मान लेता हूँ कि 20 प्रोटॉन्स ले लिए, 20 न्यूट्रॉन्स ले लिए और 20 ही इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। ये अपन ने ले लिया। अब क्या हो रहा है, ये चीज़ तो क्लियर। अब एक चीज़ तो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं अपन इसके बारे में कि जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन क्या होता है, प्लस का 1.6 इंटू में 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, माइनस का 1.6 इंटू में 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम। ठीक है, न्यूट्रॉन अपन जानते हैं कि कितना होता है, उसके ऊपर चार्ज 0 होता है, इसके ऊपर चार्ज 0 होता है। अब कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सर ये कैसे आइडेंटिफाई किया कि प्रोटॉन का चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है। ठीक है कि नहीं, ये एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू उन्होंने फाइंड आउट किया था। उन एक्सपेरिमेंट को बताने अगर अपन लग जाते हैं तो काफ़ी टाइम चला जाता है उसके अंदर, तो अपन उसके बारे में अपन नहीं बात कर रहे हैं, ये उन्होंने फाइंड कर रखा है। ठीक है, चलो ये अपन ज़रूर बता सकते हैं कि यहाँ पे कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्यों दिया। चलो थोड़ा सा मैं बता ही देता हूँ कि मान लिया कि अपने पास में उन्होंने क्या किया, पहले प्रोटॉन्स ले लिया एक, उसके ऊपर पता नहीं था कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे अपने पास में प्रोटॉन लिया तो उन दोनों के अंदर फोर्स देख रहे थे। ठीक है, जब फोर्स उन्होंने देखा, जब फोर्स देखा तो मान लिया कि इस साइड में जो एक दूसरे को ये क्या कर रहे थे, रिपेल कर रहे थे उस कंडीशन के अंदर। ऐसे ही जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स लिए, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स लिए तो वो अट्रैक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशन के अंदर सेम क्या था कि जो रिपल्सन फोर्स था वैसा ही फोर्स क्या था, अट्रैक्शन फोर्स था। यानी कि ये फोर्स और ये फोर्स क्या था, बराबर था। अट्रैक्शन वाला फोर्स और रिपल्सन वाला फोर्स दोनों ही बराबर थे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी चीज़, जो भी प्रॉपर्टी आई है, जितनी प्रॉपर्टी प्रोटॉन की उतनी तो क्या है इलेक्ट्रॉन की भी है।
उतनी क्या है इलेक्ट्रॉन की है, तभी तो दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, सेम लग रहा है। तो ये चीज़ उसने बता दी। अब पॉजिटिव और नेगेटिव का फंडा क्या बताता है, पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या बताया उन्होंने कि मतलब उन्होंने क्या बता लिया कि दो टाइप की कंडीशंस हो रही थी अलग अलग पार्टिकल्स को ले जाने पर, यानी कि अलग अलग बॉडीज़ को चार्ज करके उनको लेके जा रहे थे, तो उनके अंदर दो चीज़ें हो रही थी, यानी कि या तो दोनों बॉडी रिपल्सन हो रही थी, दोनों का रिपल्सन हो रहा था, या फिर दोनों अट्रैक्शन, दोनों आपस में अट्रैक्ट हो रही थी। तो इसलिए एक को तो नाम दे दिया पॉजिटिव, एक को नाम दे दिया नेगेटिव। क्लियर बात। या फिर दूसरा नाम दे सकता था वो चाहे तो, अल्फा चार्ज दे सकता था, बीटा चार्ज दे सकता था, वो उस पर डिपेंड करता। उन्होंने डिस्कवर किया तो जो उसके दिमाग में उस टाइम पे आया वो चीज़ उसने दे दी, तो उसको नाम दे दिया पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। क्लियर बात। ये तो बात आई। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि मतलब चार्ज बॉडी जो के चार्ज होने का जो रीज़न है वो क्या है। तो सबसे पहले तो अपन ने देख लिया कि इसके अंदर 10 प्रोटॉन, 10 प्रोटॉन्स है, 10 न्यूट्रॉन्स और 10 इलेक्ट्रॉन्स है, और इस पार्टिकल के अंदर कितना है, इस एटम के अंदर 20 प्रोटॉन्स, 20 न्यूट्रॉन्स और 20 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है ना। तो अब देखते हैं जब इन दोनों को रब करवाया जाता है, जब दो पार्टिकल्स को रब करवाया जाता है, लाइक एक स्केल को मैं ऐसे रब करता हूँ, ऐसे ही तो किया अपन ने, ऐसे इसको रब किया, तो अपन जानते हैं रब करने के थ्रू क्या होता है, फ्रिक्शन जनरेट होता है। और फ्रिक्शन जैसे ही जनरेट होता है, जब फ्रिक्शन होता है तो अपन जानते हैं कि ये जो एनर्जी है किस में कन्वर्ट होती है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। उन दोनों को ऐसे रब किया, ठंड के दिनों में अपन करते भी ऐसा, ऐसे रब अपन करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि रब करने से हीट एनर्जी जनरेट होती है। या फिर अपन ने रेशम का कपड़ा लिया होगा, कभी इसको ऐसे घिसा होगा, तो अपन देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी जनरेट होती है। यानी कि इन दोनों को अगर अपन रब करते हैं, इन दोनों को अपन रब कर रहे हैं, तो हीट एनर्जी जनरेट हो रही है। तो हीट एनर्जी जनरेट होने से क्या होगा, अब इन दोनों को अपन ने रब किया तो हीट एनर्जी जनरेट होगी। तो मान लेते हैं अपन ने क्या किया, ये दोनों बॉडीज़ हैं, उन दोनों को अपन ने ऐसे रब किया तो हीट एनर्जी जनरेट होगी। अब इन एटम्स के अंदर अपन जानते हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो बाहर कभी निकलेंगे नहीं, कभी नहीं निकल सकते प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, है ना। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ये चीज़, क्योंकि न्यूक्लियस फोर्स न्यूक्लियस में है, और अपन जानते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। जितने भी अपन ने फोर्स पढ़े थे 11th क्लास के अंदर, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, तो इनको बाहर निकालना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जबकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या है अपने पास में, ऑर्बिट्स में, यहाँ पे अलग है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे अलग है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके बाहर चले जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि अपन जानते हैं बोर मॉडल के अकॉर्डिंग कि अगर किसी को एनर्जी मिल जाए तो ये अपनी जगह छोड़ के बाहर चले जाते हैं। यानी कि अगर इसको थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी तो क्या होगा, ये एनर्जी गेन करके यहाँ तक आ जाएगा, इसको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी तो ये गेन करके बाहर चला जाएगा। ऐसा ही तो होगा ना। तो जैसे ही अपन ने रब किया तो मान लिया कि इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए। रब करने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, और एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं ये अपन नहीं बता सकते कि कौन सी बॉडी के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, वो बाद में पता चलेगा अपने को, थोड़ा सा मैं बता दूंगा। यानी कि कौन सी बॉडी से कौन से में ट्रांसफ़र होंगे, इससे इसमें होंगे या इससे इसमें होंगे, वो डिपेंड करता है कि कौन सा मटीरियल है। लेकिन अभी अपन ने ए मटीरियल लिया और बी मटीरियल लिया, तो अपने को पता नहीं है। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चले गए, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चले गए। तो 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो अब जैसे इलेक्ट्रॉन गए तो ये जो चीज़ आ जाती है, अब इसके ऊपर ऐसी प्रॉपर्टी आ गई है कि ये चीज़ों को अट्रैक्ट भी कर सकती है और रिपेल भी कर सकती है। यानी कि क्या आ गया, उसके ऊपर चार्ज आ गया। क्या आया, चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज कब आया, रब करने से इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ, उसी से तो हुआ। यानी कि सिंपल सी बात है, इसका कॉज क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। यानी कि कोई बॉडी के ऊपर ये जो प्रॉपर्टी आती है, चार्ज आता है, वो किस वजह से आता है कि इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं तब आता है। ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन के अंदर बोलो, प्रोटॉन कितने हो गए, 10 के 10 प्रोटॉन है, और यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने, 10 के 10 न्यूट्रॉन है, क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पे तो कोई इफेक्ट होगा नहीं। ऐसे ही यहाँ पे ये कितने हो जाएंगे, 13 इलेक्ट्रॉन।
कितने हो जाएंगे 13 इलेक्ट्रॉन, जबकि ये कितने हो जाएंगे बोलो, ये कितने हो जाएंगे, ये तो कितना है 20 प्रोटॉन्स और ये क्या है 20 न्यूट्रॉन्स और ये 70 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर बात। अब ये चीज़ अपन ने देख, क्लियर है ना बात। तो ये इस टाइप से क्या आया कि कोई बॉडी के ऊपर अपने को कॉज का पता चल गया कि उसके ऊपर जो चार्ज ये बॉडी हुई। अब इसको दो नाम दिए, एक तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो आप पूछोगे कि सर कि चलो अपन ने दो टाइप के पढ़े, तो कौन से के ऊपर तो पॉजिटिव है और कौन से के ऊपर नेगेटिव है, ये अपने को बताना है। यानी कि बेसिकली अपने को क्या बताना है कि टाइप्स ऑफ चार्ज बताने हैं। क्या बताना है अभी, टाइप्स ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज के जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से। देखो तो हम क्या देख रहे हैं, टाइप्स। टाइप्स तो क्या है अपने पास में, एक तो है पॉजिटिव चार्ज, पहला जो चार्ज दिया, पहला जो एक चार्ज को तो नाम दे दिया पॉजिटिव और सेकंड को दिया नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, ये भी तुम लोगों को मैं बता दूं। पॉजिटिव मतलब एक चीज़ देखो कि पहले इसके अंदर 10 प्रोटॉन थे और 10 ही इलेक्ट्रॉन थे, पहले वाली कंडीशन के अंदर 10 प्रोटॉन्स थे और 10 इलेक्ट्रॉन थे, तो टोटल नेट चार्ज कितना हो गया इस कंडीशन के अंदर 0, क्योंकि जितने प्रोटॉन्स हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होता है वो इक्वल होता है, जबकि अपोजिट होता है। यानी कि 10 इंटू में ये माइनस 10 इंटू ये, तो इक्वल कितना आ गया 0। लेकिन सेकेंड कंडीशन में ज़्यादा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए, और अपन जानते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए प्रोटॉन से, 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉनों का चार्ज यहाँ पे रह जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव चार्ज हो जाता है। यानी कि अब इसका मतलब क्या हुआ कि जिस बॉडी के ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाए, देखो इस कंडीशन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कि नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि जिस बॉडी के ऊपर जो चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा होंगे वहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। अगर जिस बॉडी के ऊपर, अब इसमें देखो, इसमें क्या है 20 प्रोटॉन्स है, ठीक है, 20 प्रोटॉन्स 20 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इस कंडीशन के अंदर इसका चार्ज कितना था, अरे बोलो भाई कितना था, 0, क्योंकि नेट चार्ज तो जितना था 0 ही था। जबकि यहाँ पे कितना है अपने पास में 20 प्रोटॉन्स और 17 इलेक्ट्रॉन्स, तो ज़्यादा क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने ज़्यादा हैं, 3 प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं। यानी कि यहाँ पे क्या है, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर बात। तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज दो टाइप नाम दे दिया, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी बॉडी के ऊपर लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, और किसी बॉडी पर जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको नेगेटिव चार्ज अपन ने दे दी। अब ये कहना गलत होता है, कई बार बोलते हैं कि पॉजिटिव जो प्रोटॉन्स है वो ज़्यादा हो गए, प्रोटॉन्स ज़्यादा नहीं होते हैं, मूव तो कौन करता है, इलेक्ट्रॉन ही करता है। तो अपन इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में ही इसको लिखें तो ज़्यादा बेटर है। कई बोलते हैं कि सर इस बॉडी के अंदर प्रोटॉन्स बढ़ गए, प्रोटॉन्स तो बढ़ ही नहीं सकते ना, बढ़ेंगे क्या और घटेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैन मूव। क्लियर बात। तो ये चीज़ अपन ने देख ली, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। या फिर कई बुक्स में सीधा भी ऐसे दे रखा होता है, ऐसे दे रखा होता है कि जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को देती है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वो डोनेट करने वाली है, जबकि जो बॉडी जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है उसको नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। कि ये एक डेफिनेशन है जो कि याद रखने के लिए मतलब ठीक है, लेकिन वैसे करेक्ट नहीं है ना, क्योंकि इसका कॉज अपने को पता चला कि इस वजह से है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो गेन किया, उसके ऊपर क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हुए, इसलिए वहाँ पे क्या गया, नेगेटिव चार्ज आया। जबकि जो देने वाली थी उसके ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, इसलिए वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर बात। तो दो टाइप के अपन ने चार्ज पढ़ लिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, ये अपन ने देख लिया चार्ज क्या होता है, और किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज का जो रीज़न है वो क्या है वो भी अपन ने देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके आगे।
चलो अब देखते हैं अपन कि चार्ज है, चार्ज की प्रॉपर्टीज अपने को देखनी। क्या देखना अपने को? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, या फिर सबसे पहले इसकी यूनिट्स देख लेता हूँ। ठीक है, यूनिट इसकी मैं देखता हूँ। यूनिट, तो यूनिट जो है चार्ज की यूनिट होती है कूलॉम। क्योंकि इसको जो डिस्कवर किया था, किसने किया था? कूलॉम नामक साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, तो इसलिए इसकी यूनिट क्या रख दी थी? कूलॉम रख दी थी। अब एक अपने को ध्यान रखना है, जो कूलॉम है यानी कि जो डिस्कवर किया था, जो इसकी यूनिट है, जैसे कि कोई भी चीज़ होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है, उसकी यूनिट तो होनी है। ऐसी इसकी फिजिकल क्वांटिटी है चार्ज, तो इसलिए इसकी यूनिट क्या है? कूलॉम है। अब जो कूलॉम है, जो इसकी ये यूनिट है, वो थोड़ी सी बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी यूनिट है चार्ज की। समझ पा रहे हो ना? जैसे कि मास की बहुत बड़ी यूनिट क्या है अपने पास में? क्विंटल है या फिर टन है, वो मास की बड़ी यूनिट है। इसलिए अपन कई जगह पर अपने को छोटी यूनिट्स काम में आती हैं, तो अपन छोटी यूनिट्स काम में लेंगे। ऐसे ही इसकी कुछ छोटी यूनिट्स हैं, वो भी अपन देखेंगे, है ना। ये बहुत बड़ी यूनिट होती है, बहुत लार्ज है ये, तो इसलिए बहुत कम काम में लेते हैं। क्योंकि अपने को ज़्यादा, तो अपने को छोटी जो चीज़ें हैं वही काम में लेनी है, क्योंकि वही अपने पास में होती हैं। तो यानी कि इसकी कुछ छोटी यूनिट्स भी हैं। तो जैसे कि 1 मिली कूलॉम, इसका मतलब क्या हुआ? 10⁻³ कूलॉम। जैसे पढ़ा था ना अपन ने, अरे याद है ना? 1 माइक्रो कूलॉम कितना है? 10⁻⁻6 कूलॉम। 1 नैनो कूलॉम 10⁻⁻9 कूलॉम। 1 ऑफ पिको कूलॉम 10⁻⁻12। एक चीज़ तो ये। सेकेंड बात यही अपने पास में, अब एक चीज़ तो आ गई है। अब हम देख रहे हैं इसकी जो लार्जेस्ट यूनिट है, यानी कि सबसे बड़ी जो यूनिट है, उसको अपन बोलते हैं फेराडे। 1 फेराडे यानी कि सबसे बड़ी यूनिट है फेराडे, जिसकी वैल्यू होती है ये, यानी कि सबसे बड़ी यूनिट है किसकी? चार्ज की, जो कि अपन कम काम में लेते हैं, न के बराबर काम में लेते हैं, लेकिन फिर भी अपने को याद तो रखना ही पड़ता है। ठीक है, एक चीज़ आ गई अपने पास में। अब इसकी कुछ CGS यूनिट भी होती है ना। 2 यूनिट और होती हैं अपने पास में इसकी। एक तो होती है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का मतलब क्या हुआ? क्योंकि अपन जानते हैं कि जो चार्ज की प्रॉपर्टी, चार्ज जो कितनी प्रॉपर्टी शो करता है? 2, यानी कि 2 इफेक्ट को शो करता है। एक तो क्या करता है अपने पास में? इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो इसकी इलेक्ट्रिक यूनिट भी निकलेगी, और एक करता है मैग्नेटिक इफेक्ट, तो उसकी मैग्नेटिक यूनिट भी निकलेगी। तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो यूनिट है ESU, एक ESU की वैल्यू मतलब कितनी होती है? 1/3 × 10⁻⁹ कूलॉम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? स्टेट कूलॉम भी बोलते हैं, स्टेट कूलॉम, और फ्रैंकलिन भी इसको बोला जाता है। क्लियर है? ये CGS यूनिट है, ऐसे बोल देता हूँ। एक ESU का मतलब ये है। और एक और काम में लेते हैं अपन, एक EMU, इसका मतलब होता है 10 कूलॉम। EMU क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करता है। तो 2 यूनिट होंगी इसकी, एक तो EMU होगी, एक ESU होगी। तो ये अपन ने देख ली इसकी यूनिट्स। क्लियर बात? आगे देखते हैं अपन इसके बारे में। अब आगे जो अपन देखने वाले हैं, आगे हम देखने वाले हैं किसके बारे में? इसकी प्रॉपर्टीज़, यानी कि अपन ने देख लिया। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? चार्ज अपन ने देखा, इसकी यूनिट अपन ने देख ली, है ना। कैसे आता है किसी बॉडी के ऊपर चार्ज, वो भी अपन ने देखा। अब अपन देखने वाले हैं इसकी प्रॉपर्टी कि क्या क्या गुण हैं और क्या क्या गुण हैं इसके, है ना। इस गुण के भी क्या क्या गुण हैं, इस प्रॉपर्टी की भी क्या प्रॉपर्टी, बताओ कितनी बढ़िया बात है। हाँ, ये अपन देखने वाले। बस एक चीज़ माइंड के अंदर क्लियर रखें हमेशा, चार्ज नॉट इज ए पार्टिकल, है ना। कोई चीज़ नहीं है ऐसी, बस ये क्या है? किसी का क्या है? प्रॉपर्टी, किसी बॉडी की प्रॉपर्टी है। क्लियर बात? चलो अब इस
के लिए हम क्या करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के अंदर सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है स्केलर। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। सेकेंड बात आती है अपने पास में, स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड होता है पर डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए ये इसको अपन स्केलर बोलते हैं। सेकेंड बात कर रहे हैं, इट इज ए डेराइव्ड क्वांटिटी। डेराइव्ड क्वांटिटी, स्केलर में अपन ने पढ़ा था वेक्टर के अंदर कि क्या स्केलर होती है क्या वेक्टर होती है, और डेराइव्ड भी अपन ने पढ़ रखा है। डेराइव्ड के अंदर अपन ने देखा था ना, दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है, एक तो फंडामेंटल और एक डेराइव्ड क्वांटिटीज होती है। तो फंडामेंटल तो अपन ने देखा था कि ऐसी क्वांटिटीज जो कि किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, उसको अपन क्या बोलते थे, फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते थे। जबकि ये क्या है, डेराइव्ड है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि चार्ज करंट की डेफिनेशन I = Q/T होती है। 10th क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा होगा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो Q = कितना होगा, I × T। तो इसकी यूनिट क्या है बोलो इस कंडीशन में, एम्पियर × सेकेंड। ये भी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी, ये भी क्या है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में से ही तो है ये दोनों, तो इसलिए इसकी यूनिट क्या आ गई, कूलम। यानी कि ये दो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, एक डेराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है बात, यह है अपने पास में थर्ड पॉइंट। थर्ड है अपने पास में, चार्ज इज कंजर्व्ड क्वांटिटी। चार्ज इज कंजर्व्ड, यानी कि कंजर्व्ड का मतलब अपन को पता है कि नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। तो यानी कि चार्ज जितना पहले था उतना ही बाद में भी रहेगा, वो डिपेंड नहीं करेगा। क्या बोल रहे हैं कि मैं, चार्ज कंजर्व है, यानी कि ये ना तो क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा, बस ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर। ऐसा ही तो अपन ने पढ़ा है। कैसे, तुम देख सकते हो कि अभी यहाँ पे अपने एक एग्जाम्पल लिया था, उसके अंदर पहले इस पार्टिकल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 10, इसके अंदर कितने थे, 20, यानी कि नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, इसके अंदर कितने थे, 10 इलेक्ट्रॉन प्लस का इसके अंदर थे 20 इलेक्ट्रॉन्स, कितने हुए टोटल, 30 इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे ही उनको रब किया तो यहाँ पे तो कितने हो गए थे, 13 इलेक्ट्रॉन प्लस यहाँ पे कितने हो गए थे, 17 इलेक्ट्रॉन। देखो टोटल कितना हुआ, 13 इलेक्ट्रॉन, यानी कि जितना पहले था उतना ही तो बाद में भी है, यानी कि चार्ज इज कंजर्व्ड क्वांटिटी। क्लियर है ना बात, ये बात समझ में आती है। या फिर कोई और एग्जांपल अपन लेते हैं, केमिस्ट्री के अंदर अपन देखते भी हैं, जैसे कि मान लिया कि केमिस्ट्री की रिएक्शन मेरे को वैसे कम आती है, फिर भी मैं बता देता हूँ। केमिस्ट्री है अपने पास में, तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, एक्स है, ये तो अपन ने लिया जेड और ये ले लिया ए, यहाँ से मैं अल्फा पार्टिकल रिमूव कर देता हूँ। अल्फा कुछ भी अपन ने निकाला, मान लिया कि 2He4 निकाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अपन जानते हैं कि जेड क्या, किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही तो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है। तो जब ये आएगा तो अब जो भी चीज़ आई अपने पास में, उसके अंदर जेड की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, Z-2, और ये कितनी हो जाएगी, A-4। तो तुम देखोगे कि यहाँ पे टोटल जेड है, तो यहाँ पे भी तो टोटल इन दोनों को ऐड करूँगा तो कितना आएगा, जेड ही आएगा। ये मास नंबर है, इसका कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो ये जेड है तो ये भी कितना है, जेड ही है ना, क्योंकि ये जितने प्रोटॉन यहाँ थे यहाँ पे भी उतने ही है, क्योंकि ये Z-2 हो जाएगा। मान लिया यहाँ पे 10 था तो यहाँ पे कितना होगा, 8, और यहाँ पे 2 है ही, यानी कि पहले जितना 10 था तो ये अब भी कितना है, 10 ही है। तो अपन बोल सकते हैं कि चार्ज क्या है, कंजर्व्ड क्वांटिटी। क्लियर बात, दूसरी बात समझ में आती है अपने को। फोर्थ पॉइंट की बात करता हूँ, ठीक है। चार्ज जो है स्केलर है ना, चार्ज स्केलर है, तो जो भी स्केलर होता है तो उनका जो एडिशन होता है वो क्या होता है, एल्जेब्रिक सम होता है।
अरे सिंपल सी बात है, जितने भी अपन बॉडीज़ काम में लेते हैं, जो भी स्केलर क्वांटिटी है उनको ऐड करते हैं, तो अपन ने क्या देखा है, सीधा ये ऐड कर देते हैं, प्लस वाले को तो प्लस में ऐड करते हैं और माइनस वाले को माइनस में ऐड कर देते हैं, क्योंकि डायरेक्शन की दिक्कत तो होती नहीं है इसके अंदर अपने पास। तो ये चीज़ समझ में आती है। अगला अपने पास में 5th पॉइंट, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। इनवेरिएंस का मतलब क्या है कि जो चार्ज है बॉडी के मोशन पे डिपेंड नहीं करता है। इनवेरी डिपेंड नहीं करेगा। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, इनवेरिएंस यानी कि क्या हो रहा है कि अगर मान लिया कि अपने पास में ये बॉडी है, इसके ऊपर चार्ज आ गया, मान लिया कि 10 माइक्रोकूलम आया, अब ये मोशन करने लग जाए, ऐसे मोशन करने लग गया ऐसे, तो इसके चार्ज में कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। यही चीज़ क्या है, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज है। यानी कि जो अगर किसी बॉडी का जो चार्ज है वो Q है एट रेस्ट में, तो Q ही रहेगा एट ए मोशन में भी। ठीक है ना बात? तो ये होता है अपने पास में इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। अगला और इम्पोर्टेंट एक और है अपने पास में इसकी प्रॉपर्टी, वो अपन देख लेते हैं। अगली इसकी प्रॉपर्टी अपन देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी है 6ठी और आखिरी अपन बोल देते हैं क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है कि जो चार्ज है, ये जो प्रॉपर्टी आती है ना, इसके ऊपर ये जितनी भी प्रॉपर्टी आई है ना, इन फॉर्म ऑफ क्वांटा आई है। इन फॉर्म ऑफ क्वांटा का मतलब क्या हुआ, छोटे छोटे पैकेट्स में आई है, छोटे छोटे पैकेट्स में आई है। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ भी ये जो प्रॉपर्टी आई, तो प्रॉपर्टी किसकी वजह से आ रही है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आ रही है। यानी कि ये टोटल क्या है तो इलेक्ट्रॉन ही ना, क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये जो चार्ज है, कुछ इलेक्ट्रॉनों का चार्ज ही तो है ये। तो यानी कि ये क्या है, एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी, यानी कि छोटी छोटी पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, यानी कि छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बने हुए हैं। तो इसे ही अपन क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू इतना होता है प्लस माइनस एन, वेयर n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच शुड बी इंटीजर नंबर। इंटीजर तो अपन समझते हैं कि मैथ्स के हैं, तो अपन सारे के सारे मैथ्स ही हैं। तो इंटीजर का मतलब क्या हुआ कि इंटीजर का मतलब है कि एक फिक्स्ड नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि n की वैल्यू 1.5 आ जाए, n की वैल्यू 2.5 आ जाए, है ना। इंटीजर होना चाहिए, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, अपने पास में एक फिक्स अमाउंट में होनी चाहिए। ठीक है, इंटीजर होनी चाहिए। और यहाँ पे E जो है वो क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो कि होता है 1.6 इंटू में 10⁻⁻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 ⁻
पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला समझ में आता है, आई बात समझ में। तो चलो एक और इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि सर ये फॉर्मूला कहाँ से आता है अपने पास में, वो अपन सेंस ऑफ ह्यूमर से निकाल सकते हैं, है ना। एक एग्जांपल बता देता हूँ इसके लिए। तो मान लिया कि अपन ने कि 500 ग्राम चने ले लिए, ठीक है, 500 ग्राम आधा किलो अपन ने चना लिया है। तो अब जो बहुत सारे चनों से मिलकर अपने पास में जो आधा किलो चने बने, तो मान लिया कि आधे किलो चने के अंदर अपने पास में 10,000 चने हैं। ऐसा मान लो कि 1,000 चने, ठीक है, 1,000 है। अगर एक जो चना है उसके मास को मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा, 500 ग्राम आ जाएगा। यानी कि अगर एक जो मास है उसको मैं 1000, क्योंकि अपने पास में नंबर ऑफ जो चने कितने हैं 1000 है, उसको अगर मैं एक जो अपने पास में चना है उसके मास से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल मास कितना आएगा, इतना आ जाएगा। तो इस वजह से ऐसे ही क्या किया, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, मान लिया कि जो चार्ज है टोटल नंबर इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है,
मान लिया कि 100 इलेक्ट्रॉन्स है तो 100 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होगा 100 इंटू में चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो यही तो अपन ने किया है, यहाँ से आ जाएगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्लियर है बात, एक बात समझ में आती है। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने इसका एक एग्जाम्पल करते हैं कि फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है इन 1 कूलम चार्ज। तो अपन सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो सॉल्यूशन अपन कर रहे हैं तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, गिवन वैल्यूज। गिवन वैल्यूज के अंदर अपने पास में गिवन क्या है, चार्ज दे रखा है। तो क्यू दे रखा है 1 कूलम। फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम जानते हैं Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। तो Q इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी है निकालनी है, n इंटू में E की वैल्यू माइनस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम, माइनस 1.6 इंटू में 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम। इसको प्लस भी ले सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आएगा वो किस में आएगा, अरे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो प्लस में ही होना है ना। तो यहाँ पे कितना ले लिया 1 कूलम। तो n इक्वल टू कितना यहाँ 1 अपॉन में 1.6 इंटू में 10 टू द पावर माइनस का 19। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आएगा 6.25 इंटू में 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। क्लियर है बात, ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और कुछ और एग्जांपल्स के साथ में। अभी तक तो अपन स्टार्टिंग की है इसलिए अपन 1-2 एग्जांपल्स ही कर रहे हैं। जैसे अपने पास में आगे बढ़ते जाएंगे इसके एग्जांपल्स बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, ढंग से समझना है। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके किसी चीज़ के बारे में बता सकते हो कि सही ये चीज़ कैसे आई, है ना। और इसके साथ में ही मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, जो ग्रुप के अंदर, और उनको आपको फेयर कॉपी के अंदर लिख लेना है। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।